प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबको प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन पेपर के अंतर्गत वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करूंगा। मुझे आशा और उम्मीद है आप सब वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था को जानोगे, समझोगे और फ्यूचर में जब टीचर बनोगे तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की भी जो विशेषताएं है उसका प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। भारत में, खासकर प्राचीन भारत में शिक्षा का जो स्वरूप प्रचलित था उसे वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था कहा जाता है। जैसा नाम से स्पष्ट है, वेद पर आधारित शिक्षा अर्थात वह शिक्षा व्यवस्था जो वेद पर आधारित थी। और आप लोग जानते हो कि जो वेद हैं वो 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए अल्तेकर महोदय ने लिखा है, वैदिक युग में भारत में शिक्षा का तात्पर्य प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करता है। इस प्रकार शिक्षा वह प्रकाश बिंदु है जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, जो हमको अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाती है, जो हमको बुराइयों से अच्छाइयों की ओर ले जाती है। इस प्रकार जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वह पूर्णतया व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर आधारित थी। अर्थात कैसे एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जाए। इसीलिए जगत पिता शंकराचार्य जी ने लिखा है, सा विद्या या विमुक्ते, अर्थात विद्या वह है जो हमको विमुक्त करे। विमुक्त का मतलब जीवन से विमुक्त नहीं, अर्थात जीवन में जो हमारे कमियां हैं, जो हमने पहले कहा, अज्ञानता है, अंधकार है, बुराइयां हैं, उन सबको दूर कर हमको एक सद्गुणी और अच्छा मानव बनाए। यदि कोई ऐसी शिक्षा व्यवस्था भारत में कभी पाई जाती थी तो वह वैदिक कालीन शिक्षा ही थी, जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर पूर्णतया आधारित थी। इस प्रकार वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की बहुत अच्छाइयाँ हैं और उसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं उसका मैं चर्चा करूँगा। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का जो प्रमुख उद्देश्य था वह यही था कि व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है उसका कैसे संरक्षण किया जाए, ज्ञान का कैसे विकास किया जाए, व्यक्ति के सामाजिक कर्तव्यों का कैसे पालन किया जाए। यह वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं थी। और वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था जो थी वह व्यक्ति के आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जीवन पर प्रकाश डालती थी। अर्थात वैदिक कालीन शिक्षा जो व्यवस्था थी वह व्यक्ति की भौतिक सुख सुविधाओं, भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास पर आधारित थी। अर्थात व्यक्ति कैसे जो जीवन का उसका अंतिम उद्देश्य लिबराइजेशन या मोक्ष है, आत्मानुभूति है, ईश्वर की प्राप्ति है, उसको कैसे प्राप्त करे, वह वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का भी एक मुख्य उद्देश्य था। लेकिन जैसा आप सब जानते हैं कि वैदिक काल में हमारी गुरुकुल परंपरा थी। विद्यार्थी घर से निकलकर, गृह को त्याग कर
गुरु आश्रम में जाता था, वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करता था। वहाँ पे प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। तो इस प्रकार वैदिक काल की जो शिक्षा थी वह व्यक्ति के आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक सभी प्रकार के पक्षों का विकास करती थी। क्योंकि जब शिष्य गुरु के आश्रम में रहता था तो वहाँ कार्य करता था, सुबह जल्द उठता था, तो जिसके चलते उसके स्वास्थ्य का संरक्षण भी होता था। जैसे शास्त्रों में लिखा गया है कि काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथोचा अल्फारी गिरि त्यागी विद्यार्थी चा पंचलक्षणा। अर्थात जो नीति वचन में जो बातें कही गई हैं वह कहीं न कहीं विद्यार्थी पर लागू होती थी। तो इस प्रकार वैदिक कालीन शिक्षा का जो उद्देश्य था वह भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास पर भी जोर दिया गया था। अर्थात व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास कैसे हो, यह वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का मूल उद्देश्य था। जहाँ तक वैदिक कालीन पाठचर्या की बात है तो उस समय पाठचर्या, जैसा हमने बताया, अपरा और प्रा विद्या दोनों पर जोर दिया जाता था। अपरा विद्या का मतलब है अर्थात भौतिक विद्याएं, और प्रा विद्या का मतलब है पराभौतिक विद्या। अर्थात अपरा जो भौतिक विद्या होती थी उसमें पाठचर्या में मुख्य रूप से व्याकरण, अलंकार शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, प्राणीशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ज्योतिर्विज्ञान, सैनिक शिक्षा, कृषि, पशुपालन और अन्य व्यवसायों पर जोर दिया जाता था। और इसके साथ साथ शारीरिक क्रियाओं, व्यायाम को स्थान दिया गया था। आध्यात्मिक पाठचर्या अर्थात प्राविद्या में मुख्य रूप से वेदों, धर्मशास्त्रों, नीति शास्त्र के अध्ययन, इंद्रिय निग्रह, धर्मानुकूल आचरण, ईश्वर, संध्या बदन, यज्ञ आदि क्रियाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। तो इस प्रकार वैदिक कालीन जो हमारी पाठचर्या थी वह प्राविद्या और अपराविद्या में बांटी गई थी। इसके अलावा जो हमारा अगला पक्ष है वह है वैदिक कालीन शिक्षण विधियाँ। अर्थात वैदिक काल में शिक्षण की विधियाँ क्या क्या थीं। तो जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी उसमें मुख्य रूप से जो शिक्षण विधियाँ थी वह जो है उस समय खासकर जिसको आज हम लोग लेक्चर मेथड कहते हैं, तो वैदिक काल में कहीं ना कहीं शिक्षण विधि जो थी वह अवलोकन विधि, अर्थात विद्यार्थी गुरु को जो देखता था उसका अवलोकन करता था। कहीं ना कहीं वह जो गुरु पढ़ाता था उसको कंठस्थ करता था, श्रवण करता था, मनन करता था, स्वाध्याय करता था और क्रिया विधि के द्वारा वह जो है शिक्षा प्राप्त करता था। तो इस प्रकार जो वैदिक कालीन शिक्षण विधियाँ थीं वह कहीं न कहीं आज की विधियों से थोड़ा भिन्न था। क्योंकि उस समय जो गुरु होते थे वह प्रशिक्षण लेकर बहुत कम आते थे। उस समय गुरु जन्मजात होते थे। आप जानते हो प्रिय विद्यार्थियों, 1858 जब भारत में वुड डिस्पैच आया तभी से भारत में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खोले गए और शिक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया जाने लगा। इससे पूर्व मॉनिटर पद्धति थी जिनमें ज्ञान ज़्यादा होता था, जिनमें शिक्षण के गुण होते थे, वह जिनमें जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती थी वो शिक्षक बन जाते थे। तो ऐसे जो है उस समय जो गुरु होता था, जैसा कहा गया है कि गुरु इज़ ग्रेटर देन गॉड, तो रियल में वास्तव में उस समय गुरु जो है बहुत परिपक्व, बहुत समर्पित व्यक्ति होते थे। तो ऐसे में जो भी शिक्षण विधि थी वह उस समय के अनुकूल थी और वह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था।
जैसा कि यहाँ दिया गया है क्रिया विधि। क्रियाविद भी उस समय विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहता था, वह प्रत्येक क्रियाएं करता था। तो इस प्रकार क्रिया द्वारा जो आज लर्निंग बाय डूइंग की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं क्रिया के माध्यम से विद्यार्थी सीखता था। जैसे गुरु आश्रम में एक अच्छे वातावरण का निर्माण करना, आश्रम के सभी प्रकार की वस्तुओं की पूर्ति करना, समाज में जाकर समाज को समझने के लिए भिक्षाटन करना, और उसके बाद गुरु के आज्ञा के अनुसार कहीं ना कहीं समर्पण की भावना से गुरु की सेवा करना। तो कहीं ना कहीं उस समय क्रिया के माध्यम से विद्यार्थी बहुत कुछ सीख जाता था। इसके बाद अगला हमारा जो पक्ष है वह है वेदांत दर्शन और शिक्षार्थी। तो वेदांत दर्शन और शिक्षार्थी की जहाँ बात है कि वेदांत दर्शन में शिक्षार्थी का क्या योगदान था, तो जैसा कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि जो विद्यार्थी है वह अनंत शक्ति और अनंत गुणों से युक्त है, अर्थात उसमें इनफाइनाइट पोटेंशियल है। तो उस समय जो शिक्षार्थी होता था उसमें गुरु आश्रम में प्रवेश करने से पहले जो उसका उपनयन संस्कार या जो शैक्षिक संबंधी संस्कार किए जाते थे, उस संस्कार के बाद ही वह एक शांतिमय आश्रम में आकर विद्यार्थी ज्ञान का पिपासु होता था। वह वेदों के अनुसार जो कुछ भी कहा गया है वह श्रद्धा एवं सेवा भाव से ज्ञान प्राप्त करता था। वैदिक काल में शिष्य इन सब का पालन करते थे और गुरुओं की सेवा करते थे। वेदांत दर्शन और शिक्षक शिक्षार्थी संबंध। वेदांत दर्शन में शिक्षक और शिक्षार्थी संबंध के बारे में बताया गया है कि वेदों में गुरुओं को शिष्यों के प्रति और शिष्यों को गुरुओं के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने का उपदेश दिया गया है, और गुरुओं को शिष्यों की सभी प्रकार की सहायता करने और शिष्यों को गुरुओं की सभी प्रकार से सेवा करने का उपदेश दिया गया है। वेदों में इसी दर्शन के अनुसार वैदिक काल में गुरु शिष्य की पूरी तरह देखभाल करते थे और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील रहते थे। तो इस प्रकार जो प्राचीन काल की गुरुकुल प्रणाली थी वह कहीं न कहीं आज के आवासीय विद्यालय या आवासीय विश्वविद्यालय के समकक्ष होती थी। आज भारत में आपने देखा होगा कई प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। जैसे कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध में पूरी तरह रत हैं, जिनके पास आवासीय परिसर है, जहाँ पर अंतेवासी अर्थात विद्यार्थी जाकर शोध करते हैं, शिक्षण करते हैं और पूरी तरह से वो वहाँ रहकर हमेशा अध्ययन, स्वाध्याय और ज्ञानार्जन करते हैं। जैसे आज के समय में BHU, JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, विश्व भारती विश्वविद्यालय जिसको आर्यन टैगोर जी ने, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस्टेब्लिश किया है, या महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय या और अन्य केंद्रीय ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो आज के समय में पूरी तरह से आवासीय परिसर को प्रमोट कर रहे हैं और एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च, इन्वेंशन और इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो उस समय की शिक्षा व्यवस्था थी, गुरुकुल प्रणाली, आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक है। या आज के समय में जो बोर्डिंग स्कूल हैं, जैसे आज के समय में नवोदय विद्यालय हैं जहाँ पर विद्यार्थी रहकर हमेशा शिक्षा ग्रहण करता है, या और तमाम बोर्डिंग स्कूलों को लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यार्थी को व्यवहारिक जीवन की शिक्षा देने के लिए वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था
बहुत महत्वपूर्ण थी। बाद में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली आने से जब हमारे यहाँ अफिलेटेड कॉलेज यूनिवर्सिटियों में होने लगे और यूनिवर्सिटियों का कार्य केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रह गया, केवल परीक्षाएं कराना, इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था दूषित हुई और वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था काफ़ी शुचितापूर्ण, काफ़ी त्याग समर्पण पर आधारित थी। तो इस प्रकार वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में जहाँ बहुत अच्छी थी और जो शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध था वह भी काफ़ी मधुर था, क्योंकि विद्यार्थी और शिक्षक एक साथ रहते थे। विद्यार्थी गुरु की सेवा करता था, गुरु से सीखता था और सीखने के बाद वह जब अपने ब्रह्मचर्य आश्रम को पूरा करता था तो उसके बाद वह व्यवहारिक जीवन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था और उस प्रकार वह जीवन के अन्य आश्रमों में प्रवेश करता हुआ सुखद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का यदि हम मूल्यांकन करें तो यह शिक्षा व्यवस्था, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ भौतिक जीवन का उत्कृष्ट समन्वय देखने को मिलता है। आज भी यह एक सर्वोत्कृष्ट दर्शन या सर्वोत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था हम कह सकते हैं वैदिक शिक्षा को, और जीवन को सही रास्ता दिखाने वाली शिक्षा, जिसमें ज्ञान योग कर्म योग का समन्वय दिखाई देता है। तो इस प्रकार वैदिक दर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण था, जो विद्यार्थियों को कर्म योग और ज्ञान योग की ओर प्रेरित करता था। और जैसा कि गीता में कहा गया है, ज्ञानम कर्म कौशलम, कर्म को कुशलतापूर्वक संपादित करना ही ज्ञान है। तो हम जो है अपने व्यवहारिक जीवन में यदि अपने कार्यों का सही संपादन करते हैं, अपने कर्मों का सही संपादन करते हैं, तो निश्चित तौर पे वह शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। इस प्रकार वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके अच्छाइयों को, इसके गुणों को आप समझे होंगे और इन गुणों को आप जब शिक्षक बनोगे तो लागू करोगे तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था है यह आज भी प्रासंगिक है। इस शिक्षा व्यवस्था को अपनाकर हम एक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण है आज के समय में, हम यह कह सकते हैं। तो इसी पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरीज होगी तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था को आधे घंटे में या इतने कम समय में नहीं पढ़ाया जा सकता है। इसको जो है बताने के लिए इस पर अध्ययन होना चाहिए, मनन होना चाहिए और शोध की ज़रूरत है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था को अपनाकर हम अपने शिक्षा